If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of excretion elimination of body waste. This is chapter 9th of your class 10th bio. बच्चों इससे पहले आप लोग पार्ट 1 इसका देख चुके हो, ये सेकंड पार्ट है. मैं ट्राई करूँगी सेकंड पार्ट को एंड करने का, अगर नहीं होगा तो थर्ड पार्ट बनेगा, अदरवाइज़ यहीं पर मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी. बच्चों आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं आप लोगों को मैं एक केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी. वो आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए लॉन्च किया गया था. बहुत समय हो गया उसको लॉन्च किए हुए. बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं उसमें क्या है ना, आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है. क्लास 10th का केमिस्ट्री क्वेश्चंस आप लोग बोर्ड्स का कैसे अटेंड करोगे, टू द पॉइंट लिखना है कि नहीं लिखना है, 1 मार्क क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, 2 मार्क क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, आंसर किस टाइप से होना चाहिए, किस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, किसको नहीं छोड़ सकते हो, समझ रहे हो, ये सब चीज़ उसमें बताया जा रहा है. आप लोग अगर अभी तक एनरोल नहीं करे हो अभी तक, तो बच्चों आप लोगों को सामने में ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है. आप लोग इस नंबर पे जाके अपने कुछ भी क्वेरीज है उसको क्लियर करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो. उसमें ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के जो टोटल आपके 12 चैप्टर है ना, 12 मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा मिला के 12 बोल रही हूँ, उसमें 11 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बच्चों. और जो स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं उनको पता है कि वो लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, पहले से चैप्टर्स उनको मिल जा रहा है ना. तो अगर आप लोगों को भी एनरोल करना है तो वही व्हाट्सएप नंबर में आप लोग कांटेक्ट करके एनरोल कर सकते हो. साथ ही साथ बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तो आप लोग ना वीडियो ऑन करके कान में हेडफोन लगा के सिर्फ सुनना देखना. आप लोग जो चीज़ें पढ़े हो, मैं जो पढ़ाई हूँ वो आप लोगों का रिकॉल होता जाएगा और आप लोगों का रिवीजन और जल्दी होता जाएगा. एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, ठीक है. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो बच्चों ये आपका है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसा दिखता है. तो बच्चों अगर देखो मैं लॉन्गिट्यूडनल अगर सेक्शन लूँ किडनी का, सीधा हम लोग काटते हैं किडनी को ऐसे लंबा करके काटोगे तो बच्चों किडनी कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है. किडनी कुछ इस टाइप से दिखता है. किडनी का ना, हर एक किडनी का देखो, हमारे बॉडी में टोटल होते हैं 2 किडनी, है ना. किडनी का अगर हम काट के अंदर से देखेंगे तो किडनी का एक होता है बाहर का पार्ट जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये बाहर का पार्ट है. एक अंदर का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला. अंदर का पार्ट में आप लोग देखोगे बहुत सारा अलग अलग डायग्राम में बनाई हूँ ना, कुछ बनाई हूँ. तो यस, अंदर का जो मेडुला पार्ट है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 16 कॉनिकल मासेस. ये आपको कॉनिकल मासेस दिख रहे हैं, 15 से 16 कॉनिकल मासेस में डिवाइड रहता है अंदर का मेडुला, ठीक है. कॉर्टेक्स बाहर का हिस्सा हो गया, ये अंदर का मेडुला है बच्चों, ठीक है. अब यहाँ पर जो आपको ये जो क्या बोलते हैं कॉनिकल मासेस दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेनल पिरामिड्स. अंदर में रेनल का मतलब आप लोग समझ लो किडनी का ही बात कर रहा है. किडनी के पिरामिड्स, ये आपको किडनी के पिरामिड्स जैसा दिखेंगे, अंदर में दिख रहे हैं, ये किडनी के पिरामिड्स जैसा हम लोग को दिखते हैं. रेनल पिरामिड्स हम लोग इसको बोलते हैं, रेनल पिरामिड्स हम लोग इसको बोलते हैं. एच पिरामिड हैज़ नैरो. अब देखो हर एक पिरामिड का, सपोज ये पिरामिड का बात कर लो, ये पिरामिड का नीचे वाला ये पोर्शन देखोगे तो ये पतला सा है, तो इसको बोला है रेनल पैपिला. और ये बाहर की तरफ ये चौड़ा पार्ट है, इसको बोलते हैं, इसका ऐसे कोई नाम नहीं है, ठीक है. हाँ, इसका ऐसे कोई नाम है क्या, मैं देखूँ क्या, नहीं ऐसे कुछ तो यहाँ पर बोला नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है. तो इसमें बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि इसका अगर हम देखेंगे तो इसमें जो नैरो पार्ट है, जो पतला पार्ट है, इसको रेनल पैपिला बोला है. इट इज टुवर्ड्स द पेल्विस, ये पेल्विस एरिया है, पेल्विस की तरफ है ये. एंड अ ब्रॉड बेस टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, ये चौड़ा बेस दिख रहा है, देखो बाहर की तरफ है, कॉर्टेक्स की तरफ है चौड़ा पोर्शन. अब ये जो रेनल पैपिला है, सब जो रेनल पैपिला जिसको बोला गया है मेनली, ये नीचे वाला पार्ट को रेनल पैपिला जो बोला गया है, रेनल पैपिला के लिए बोल रहा है इट ओपन इनटू अ वाइड फनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेनल पेल्विस. ये रेनल पैपिला जो है, ये नीचे का पोर्शन, ये सब देखोगे तो ये नीचे किधर खुलता है, ये जगह में खुलता है, चौड़ा सा जगह में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनल पेल्विस. ये एरिया रेनल पेल्विस है, ठीक है. अब ये जो रेनल पेल्विस है, ये आगे जाके यूरेटर बनता है, मतलब ये यूरेटर को जाके, मतलब इट लीड्स टू यूरेटर वैसा, ठीक है. ये रेनल पेल्विस है, इधर के एरिया को हम लोग बोलते हैं, अंदर का चौड़ा हिस्सा दिख रहा है ये पोर्शन, ये रेनल पेल्विस है, जो कि आगे टर्न इनटू लेड इनटू व्हाट, द यूरेटर. क्लियर. अभी हम लोग वैसे तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 डायग्राम बनाई हूँ. एक डायग्राम बहुत ज़्यादा टिपिकल था भाई, नहीं बन रहा था मेरे से, मैं सच बता रही हूँ. मैं नॉर्मली पेन को ही यूज़ करके बनाती हूँ, एक बार में बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, पर मैं नहीं बनाई. थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो दिक्कत है, तो आप लोगों को डायरेक्टली मैं बुक से दिखा दूँगी, ठीक है. ओके, अब देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या दिया है इसमें. अब मैं यहाँ पर जो आप लोगों को किडनी के बारे में इतना सारा चीज़ें जो बताई हूँ ना, मैं सब चीज़ यहाँ लिखी हूँ.
सब चीज़ यहाँ लिखी। तो हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे नेफ्रॉन से। देखो बच्चों, नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, मतलब हमारा किडनी नेफ्रॉन की वजह से ही काम करता है। ठीक है, नेफ्रॉन को हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। और पता है दिखता कैसा है? वो कुछ ऐसा दिखता है। ये दिख रहा है आपको? ये इतना बड़ा सा चौड़ा सा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये आपका नेफ्रॉन है। और ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है। पता है कहाँ होता है किडनी के अंदर? ये देखो इधर में बहुत सारा होता है, मतलब हर जगह आपको नेफ्रॉन, कितने सारे नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनी में मतलब बोलते हैं मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स ईच किडनी। हर एक किडनी में 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो ये नेफ्रॉन को यहाँ पर ये बड़ा स्ट्रक्चर करके दिया है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का भी अलग अलग पार्ट है। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, तीसरा पार्ट। ये पहला पार्ट जिसको बोलते हैं माल्फिजियन कैप्सूल, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया है। ये वाला सिक्रेटरी पार्ट है यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, और थर्ड पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो आप लोगों का जो नेफ्रॉन है, जिसको हम लोग यूनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसका भी 3 पार्ट होता है, इसका भी 3 पार्ट होता है। ठीक है, इसका भी 3 पार्ट होता है। डायग्राम से ही पढ़ाऊँ ना, बेटर है। आप लोग बस डायग्राम देखो, आप लोग बस यहाँ पर डायग्राम देखो। ठीक है, तो नेफ्रॉन बच्चों फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं। ये हो गया माल्फिजियन कैप्सूल, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये सिक्रेटरी पार्ट है किडनी का। ठीक है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल भी बोलते हैं इसको। और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में। माल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में जो कि मैं डायग्राम बनाई हूँ, हाँ, इसका डायग्राम मैं बना ली। माल्फिजियन ट्यूब्यूल फिर माल्फिजियन कैप्सूल कुछ ऐसा दिखता है। ये भी किडनी में होता है, सब चीज़ किडनी के अंदर होते हैं, ये सब किडनी का ही हिस्सा है। देखो मैं यहाँ पर ना वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने नेफ्रॉन बनाई हूँ कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसी में पहला पार्ट होता है माल्फिजियन कैप्सूल। तो माल्फिजियन कैप्सूल बच्चों कुछ इस टाइप का दिखता है। आप लोग देखोगे माल्फिजियन कैप्सूल, तो इसको तो मैं बिना बुक के बता सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रखी हूँ, डायग्राम इसका बना रखी हूँ। तो आप लोग सिर्फ डायग्राम को देखो। ओके, सो बच्चों माल्फिजियन कैप्सूल का 2 हिस्सा होता है। सबसे पहला ये बाहर का दिख रहा है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। ये कैप्सूल जैसा दिख रहा है। अंदर में ये पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो इसका भी 2 हिस्सा होता है, बाउमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। इट फॉर्म्स द डायलेटेड एंड ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये डायलेटेड एंड है। डायलेटेड एंड है किसका? नेफ्रॉन का। ये मतलब ये नेफ्रॉन स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग में हम लोगों को ये माल्फिजियन कैप्सूल देखने को मिलता है। डबल वॉल्ड होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि इसके बाहर में पतला सा सेमी परमिएबल स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब वो जो आप लोग पढ़े हो ना अलग अलग टिश्यू के बारे में, तो यहाँ पर ना पतला सा स्क्वैमस एपिथेलियम करके यहाँ पर वो लगा हुआ है। ठीक है, आप देखोगे तो जो आउटर कैविटी है बाउमन्स कैप्सूल का जो ये आउटर कैविटी है, यहाँ पर आपको नॉट गांठ जैसा ना मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज मिलेंगे। ये सब ब्लड कैपिलरीज है, पूरा गांठ बना के लग रहा है कोई गुच्छा में यहाँ पर रख दिया है। इसका नाम पड़ जाता है बच्चों ग्लोमेरुलस। क्या पड़ जाता है? ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ोगे, ये कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ से लग रहा है एक नस आया के घुसा है, यहाँ गया है, वो फिर निकल रहा है। तो यहाँ पर जो नस आता है उसको थोड़ा मोटा सा चौड़ा सा होता है, उसको बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल जो है वो बाउमन्स कैप्सूल में ऐसे घुसता है एंड डिवाइड्स इनटू बंच ऑफ अबाउट 50 कैपिलरीज। मतलब ये पहले एंटर किया और यही अंदर जाके कैपिलरी, मतलब यही जाके अंदर में 50 कैपिलरी में डिवाइड हो गया। ये बंच को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इनका डायमीटर देखोगे तो फिर रेड्यूस हो जाता है। ये लोग यहाँ तो मोटे मोटे थे, लेकिन यहाँ जाके ये लोग पतले हो जाते हैं। इनका डायमीटर इसलिए पतला हो जाता है, ये लोग थोड़े पतले हो जाते हैं, जितना एरिया कम उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है ना, ताकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाए, ब्लड का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए। ब्लड का प्रेशर बढ़ना ज़रूरी है, आगे आप पढ़ोगे क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फिर ये जो कैपिलरीज है जो 50 कैपिलरी में डिवाइड हो गए थे, ये लोग रीयूनाइट होकर फिर बाहर की तरफ एक दूसरा नस बन के निकलते हैं, जिसका नाम होता है एफरेंट एट्रियोल लिविंग बाउमन्स कैप्सूल। ये बाउमन्स कैप्सूल को छोड़ के ये बाहर निकलता है। ठीक है, और क्या है इसके बारे में? बस इतना ही है। समझ में आया? माल्फिजियन कैप्सूल में आप लोग क्या पढ़े? इसका 2 हिस्सा है, एक हो गया एक कप शेप्ड बाउमन्स कैप्सूल, दूसरा हो गया ये ग्लोमेरुलस। बाउमन्स कैप्सूल बोल रहा है डबल वॉल्ड है। इट इज़ लाइंड बाय थिन सेमी परमिएबल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके बाहर के कैविटी, मतलब यहाँ देखोगे तो आप लोगों को नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज दिखेंगे, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस में एफरेंट एट्रियोल एंटर करता है, मतलब मेनली ब्लड लेके वो एंटर करता है, और अंदर जाके वो 50 मतलब वो डिवाइड हो जाता है इंटू 50 कैपिलरीज।
इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये लोग का जो है एरिया कम हो जाता है, मतलब इनका जो है वो डायमीटर पतला हो जाता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ सके, फिर ये लोग ज्वाइन होकर बाहर की तरफ निकलते हैं एज एफरेंट एट्रियोल। क्लियर? मैल्फिजियन कैप्सूल या ट्यूब्यूल में इतना ही था। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे किसके बारे में? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, जो कि ये रहा मेनली आपका, ये रहा ये ट्यूब्यूल, इसके बारे में पढ़ोगे बेसिकली। मतलब सिक्रेटरी पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब ये हिस्सा, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, ये हिस्सा के बारे में। ठीक है, ये भी अंदर में 2-3 चीज़ में ये डिवाइडेड है, अंदर में ये 2-3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर बोल रहा है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए ये लंबा सा कॉइल्ड ट्यूब्यूल होता है, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। लंबा सा कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, 3 हिस्सा में डिवाइड है ये। एक है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आगे वाले हिस्सा को बोलते हैं। ठीक है, आगे वाले हिस्सा को बोलते हैं। ये हिस्सा जो है ना, देखो यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है ये ऐसे, ये हिस्सा को आप लोग देखो पीसीटी बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो नीचे की तरफ ऐसे करके हुआ है ना, ऊपर से नीचे की तरफ राउंड यू बना है, इसको लूप ऑफ हैनले, ये है लूप ऑफ हैनले। उसके बाद ये लास्ट पार्ट जो है वो है डीसीटी, ये वाला एंड पार्ट इसका है डीसीटी। मतलब इसको और इसको छोड़ दो, ये लकड़ी को छोड़ दो और इसको छोड़ दो, मैल्फिजियन कैप्सूल को छोड़ दो, इसको पीसीटी, ये लूप ऑफ हैनले और इसको डीसीटी। ये है सिक्रेटरी पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले आप लोग पीसीटी के बारे में, ये आगे वाला हिस्सा के बारे में पढ़ोगे, पीसीटी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये जो पीसीटी है ये बोल रहा है इट इज़ द इनिशियल, ये स्टार्टिंग एरिया है नेफ्रिक ट्यूब्यूल, मतलब यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्टार्टिंग एरिया है, इनिशियल पार्ट है वो नेफ्रिक ट्यूब्यूल का। नेफ्रिक ट्यूब्यूल मतलब यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इट इज़ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, भयंकर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। देखो ना कितना कॉइल्ड है, यहाँ पर बहुत कॉइल्ड है बच्चों, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। एंड अबाउट 12 से 24 मिलीमीटर in लेंथ, अगर खाली इसी का लेंथ देखेंगे तो 12 से 24 मिलीमीटर। और यहाँ पर जो टिश्यू लाइंड है वो है कॉलमनर एपिथेलियम, वहाँ पर स्क्वैमस था, ये इट इज़ लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम एंड इज प्रोवाइडेड है माइक्रोविलाई। माइक्रोविली मतलब छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, माइक्रोविली करके हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं ताकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सके। यहाँ पर बहुत सारे पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका लूप ऑफ हैनले, ये रहा लूप ऑफ हैनले, ये पार्ट, ये यू शेप दिख रहा है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले एक यू शेप लूप होता है जो कि नेफ्रिक ट्यूब्यूल के मिडिल पार्ट होता है। मतलब ये आपका नेफ्रिक ट्यूब्यूल हो गया, उसका बीच का पार्ट, मतलब ये पार्ट, बीच का पार्ट, ये हो गया लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले, इसमें देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ तो चलो नहीं दिख रहा है, ये डायग्राम में देखो ये हो गया पीसीटी, ये हो गया यू शेप लूप ऑफ हैनले और ये हो गया डीसीटी। ठीक है, तो यहाँ पर एक जा रहा है ये डिसेंडिंग पार्ट, मतलब ये अब नीचे की तरफ जा रहा है तो ये पतला है, फिर ये ऊपर की तरफ जाते जाते मोटा हो जाएगा। तो इसमें बच्चों पतला सा डिसेंडिंग लिम्ब होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है जो पतला हो रहा है, और असेंडिंग लिम्ब थोड़ा थिक होता है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वहाँ पर फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल होते हैं, यहाँ पर जो सेल होते हैं वो पतले पतले मतलब चिपटे चिपटे एपिथेलियल सेल होते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ असेंडिंग लिम्ब है जो कि मोटा है, वहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। मैं यहाँ पर लिखी हूँ, सब लिखी हूँ मैं कहाँ पर क्या होता है। असेंडिंग लिम्ब में AC है ना, AC देखो, A फॉर असेंडिंग, C फॉर क्यूबॉइडल, और डिसेंडिंग में DF या DE, हाँ DF करके जो भी। ठीक है, डिसेंडिंग वाले में फ्लैटेंड एपिथेलियम सेल और असेंडिंग वाले में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। इतना समझ में आया? ये चीज़ सबको समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों डीसीटी मतलब ये पार्ट डीसीटी मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पहले वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोल रहा है ये जो है वो कोरोना बोल रही हूँ मैं, ये जो है वो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। किडनी का कॉर्टेक्स रीजन, भाई मैं भी तो बनाई हूँ डायग्राम, अपने डायग्राम में दिखाते हैं। किडनी का कॉर्टेक्स रीजन मतलब बाहर वाला रीजन, ये वाला। तो ये जो डीसीटी है वो किडनी के बाहर वाला, सबसे बाहर निकला होता होगा, तो ये किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, इट ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, दिख ही रहा है हम लोगों को। ये देखो, ये डीसीटी है वो जाके कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है, ये डीसीटी है वो किस में खुल रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुल रहा है। विच इज लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स विथ माइक्रोविलाई ऑन इट्स फ्री सर्फेस, मतलब कलेक्टिंग डक्ट का बात कर रहा है, यहाँ पर भी कॉलमनर एपिथेलियम सेल है और माइक्रोविलाई वहाँ पर फ्री सर्फेस में रहते हैं। खाली यहाँ पर पता है क्या बात किया है? पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी में एक चीज़ में देखी, मोटा पतला और कौन से सेल, कहीं पर कॉलमनर, कहीं पर फ्लैटेंड एपिथेलियम, कहीं पर क्यूबॉइडल। कॉलमनर, क्यूबॉइडल और फ्लैटेंड एपिथेलियम के बीच का ही खेल है बच्चों, बस आप लोगों को यही याद रखना है।
उसके बाद सिक्रेटरी पार्ट ऑफ यूरिनरी फ्लूइड ट्यूबल में क्या बचा, कलेक्टिंग डक्ट या फिर डक्ट ऑफ बैलिनी, ये रहा कलेक्टिंग डक्ट या फिर डक्ट ऑफ बैलिनी, यहाँ पर ये, और इस डायग्राम में ये रहा, ये लग रहा है ना दादाजी का लकड़ी है, ये डंडा पकड़ के चलते हैं वही है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट्स ऑफ बैलिनी। अब ये डक्ट्स होते हैं बच्चे, बड़े बड़े डक्ट्स होते हैं, और ये सब में मतलब ये लोग कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, मतलब यहाँ से जो भी सामान आता है वो लास्ट में जाके कलेक्टिंग डक्ट में ही एंटर करते हैं, कलेक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है, समझ में आया। दे ड्रेन द यूरिन कलेक्टेड फ्रॉम द नेफ्रॉन्स इनटू द रेनल पेल्विस विच लेड टू द यूरेटर। अब ध्यान से सुनो, कलेक्टिंग डक्ट हुआ, कलेक्टिंग डक्ट में सब आ गया, जो भी कचरा फचड़ा, जो भी खून वून, जो भी कचरा है सब आ गया, मेनली यूरिन का बात हो रहा है, मेन यहाँ पर सारा यूरिन आ गया कलेक्टिंग डक्ट में। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से, हाँ यहाँ से, मतलब यहाँ पर भी तो ये हिस्सा है, कलेक्टिंग डक्ट लोग क्या करते हैं, यहाँ से यूरिन को भेजते हैं रेनल पेल्विस, ये एरिया रेनल पेल्विस होता है, रेनल पेल्विस में भेजते हैं, फिर रेनल पेल्विस यूरिन को भेजता है यूरेटर में, मतलब यहाँ पूरा काम होता है। लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रिसीव कर लेता है क्या, यूरिन, यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट भेजता है रेनल पेल्विस ये एरिया में, फिर यहाँ से यूरिन जाता है यूरेटर में, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाता है। समझ में आया, आया कि नहीं आया? इजी है, देखो ऐसा लगता है देख के कि काफ़ी टफ होगा, लेकिन टफ नहीं है बच्चों, इजी है। मैं ट्राई कर रही हूँ बढ़िया तरीके से समझा दूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब उसका फिजियोलॉजी पढ़ोगे, यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या होता है। तो बच्चों यूरिन फॉर्मेशन में ना मेन 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। ये बायो का नोट्स बनाते बनाते ना आदमी थक जाएगा, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बड़ा बड़ा रहता है, और हर चीज़ को मेंशन करना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, है कि नहीं। अब सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मैं जानबूझ के बुक सामने रखी हूँ ताकि डायग्राम से समझाऊंगी तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो बच्चों बाउमन्स कैप्सूल ऑन वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुली, ये लोग अल्ट्रा फिल्टर्स होते हैं। ये रहा, ये आपका बाउमन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुली का वॉल, ये लोग पता है फिल्टर का काम, छन्नी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, छन्नी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, छन्नी का काम करते हैं, इसलिए इनको अल्ट्रा फिल्टर्स बोला है, अल्ट्रा फिल्टर्स इनको बोला है। कौन कौन, बाउमन्स कैप्सूल और वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुली, ठीक है। ग्लोम्युरल कैपिलरीज, मतलब ये तो ऑब्वियसली ये सब कैपिलरीज तो है, इनका दीवाल और इसका दीवाल एकदम छन्नी का काम करते हैं, क्योंकि ये लोग पतले भी होते हैं, थिन होते हैं, थिन होंगे पतले होंगे तो चीज़ें छन जाती है ना। तो यहाँ पर एक तो प्रेशर डेवलप होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर कैपिलरी का प्रेशर। यहाँ पर मैं आप लोगों को बोली थी ना, इनका डायमीटर कम हो जाता है ताकि प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड वाला प्रेशर जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर कैपिलरी प्रेशर। वो प्रेशर से, मतलब दैट प्रेशर टेंड्स टू मूव फ्लूइड आउट ऑफ द ग्लोमेरुली, मतलब प्रेशर क्रिएट होता है तो जो यहाँ पर जो भी खून जाता है, खून में जो भी सामान, जो भी चीज़ रहता है, वो खून मतलब जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड है, वो छन के बाहर आता है, वो छन के इधर आता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। मतलब बोल रहा है वो प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो है वो ग्लोमेरुली के बाहर आता है। इट इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस, मेनली यहाँ से जो खून पास होते रहते हैं ना ग्लोमेरुलस से, तो वहाँ प्रेशर क्रिएट होता है, तो प्रेशर की वजह से जो लिक्विड पार्ट है खून का वो मेनली यहाँ पर छन के बाहर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसकी वजह से बोल रहा है ड्यू टू दिस हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर इन द ब्लड, हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर इन द ब्लड ऑफ glomerulus, a part of water and dissolved constituents of blood like nitrogenous waste, glucose, amino acid, all these things are filtered out in the Bowman's capsule। मतलब वो इतना हाई प्रेशर वहाँ पर खून, ब्लड कैपिलरीज लोग एक्सर्ट कर देते हैं, मतलब खून की वजह से इतना हाई प्रेशर एक्सर्ट होता है कि यहाँ पर वो खून से कुछ पानी, और पानी के साथ खून के अंदर में जो भी डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, एमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए, वो सब यहाँ से छन के बाउमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, मतलब इधर वो लोग आ जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ आते हैं। क्या क्या आते हैं, पानी हो गया,
और खून में जो खून के अंदर अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट, खून के अंदर तो कचरा भी होता है ना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, और मिनरल्स हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, ये सब यहाँ से छन के बाहर आ जाते हैं। पतले भी रहते हैं तो आराम से छन जाते हैं। ये जो फिल्ट्रेट यहाँ से कचरा जो बाहर आया उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेशन बहुत हाई प्रेशर के अंडर हो रहा है, बहुत प्रेशर रहता है यहाँ पर। दिस फिल्ट्रेशन इज गोइंग ऑन अंडर हाई प्रेशर, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एकदम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग मस्त, मतलब बढ़िया फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बच्चों देखोगे तो बाउमन्स कैप्सूल में ही हो रहा है। ये बाउमन्स मैल्फिजियन ट्यूबल्स जो आप लोग पढ़े ना, उसी में ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक बताई हूँ, यहाँ तक मैं आप लोगों को बताई हूँ, यहाँ तक बताई हूँ। अब जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जब ये खून छनता है, पानी निकल जाता है, कचरा निकलता है, मतलब उसके अंदर में जो भी चीज़ें रहती है, पानी, ग्लूकोज, जब वो सब चीज़ें निकलता है, नियरली ऑल द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कम्स आउट ऑफ ग्लोमेरुलस, मतलब खून में जो भी लिक्विड, मैक्सिमम जो लिक्विड पार्ट होता है ना खून का, सब छन के बाहर आ जाता है, बाउमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट बन के निकल जाता है। अब बाकी जो खून में बचा बिहाइंड में, मतलब जो भी बचा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, वो थिक रहता है, क्योंकि पानी पार्ट तो निकल गया, मोटा मोटा कचड़ा पार्ट बचा है। कचड़ा इन द सेंस यहाँ से खून से पानी, उसका कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम चीज़ निकल गया, मतलब मोस्टली लिक्विड पार्ट निकल गया। लिक्विड पार्ट निकल गया तो सॉलिड पार्ट जो जो बचा, जो जो मोटा मोटा हिस्सा बचा खून में, वो बच्चों यहाँ से एफरेंट एट्रियोल के थ्रू अब वो आगे बढ़ता है। क्लियर, समझ में आया? मतलब आप लोग देखिए यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर एक वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुली, और ये जो बाउमन्स कैप्सूल है बहुत पतले होते हैं, और यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड का मेनली जो लिक्विड पार्ट होता है और उसके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, एमिनो एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ये सब मेनली यहाँ से छन के मैल्फिजियन कैप्सूल में, मतलब ये लोग छन के नीचे आते हैं। ये लोग छन के कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। आप लोग बोलोगे कहाँ नीचे आते हैं? ये डायग्राम देखो, ये मैल्फिजियन कैप्सूल इसका एंड है, फिर यहाँ से वो पीसीटी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये लोग छन जाते हैं, छन के ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब खून में जो मोटा मोटा हिस्सा बचा, क्योंकि मैक्सिमम लिक्विड पार्ट तो निकल गया, अब जो चीज़ बचा वो लोग एफरेंट एट्रियोल से इधर बाहर की तरफ आ जाते हैं, बाहर की तरफ टू रेनल वेन, वो लोग मतलब रेनल वेन की तरफ वो लोग पहुँच जाते हैं। अब जो लिक्विड पार्ट और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एमोनिया और मिनरल आयंस, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें जो खून में जो पानी के फॉर्म में निकल गया, अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अब यूरिनरी ट्यूबल्स का सिक्रेटरी पार्ट, मतलब इधर जाएंगे। ठीक है, वो लोग यहाँ जाएंगे। समझ में आया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ गए? बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुल का जो कैपिलरीज होता है वो लोग अल्ट्रा फिल्टर्स होते हैं। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन देखो बच्चों, अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, अब बच्चों खून से इतना कुछ तो निकल गया। अब जब खून यहाँ से पास हुआ तो देखिए खून से तो मैक्सिमम चीज़ निकल गया, पानी भी निकल गया, मिनरल्स भी निकल गए, आयंस भी निकल गए, ग्लूकोज भी निकल गया, और एमोनिया जो निकला, चलो वो तो कचरा था वो निकल गया, लेकिन ग्लूकोज भी निकल गया, पानी भी निकल गया। अगर ये सब हमारे बॉडी से निकल जाएगा तो हमारा बॉडी उसको, मतलब ये लॉस को वो हमारा बॉडी झेल नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं एज दिस फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू द नेफ्रिक ट्यूबुल। अब जैसे ये फिल्ट्रेट यहाँ से क्रॉस हुआ, यहाँ से क्रॉस होने के बाद वो कहाँ जाएगा पता है? यहाँ से क्रॉस होने के बाद वो जाएगा यहाँ, ये यूरिनरी ट्यूबुल्स का सिक्रेटरी पार्ट में, नेफ्रिक ट्यूबुल में, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, खून बड़ा चालाक है, मतलब हम लोगों का बॉडी बहुत चालाक है, वो बोलेगा खून से मैक्सिमम अच्छा चीज़ भी निकल गया है, कोई बात नहीं, आगे का स्टेप में मैं क्या करूँगा, उसे चीज़ों को वापस से मांग लूँगा। ठीक है, अब हम लोग का जो फिल्ट्रेट था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसमें पानी, मतलब खून का मोस्टली पानी वाला हिस्सा है, कचरा फचड़ा है, अच्छा चीज़ भी है, वो सब अब पास कहाँ हो रहे हैं, वो सब अब जा रहे हैं बच्चों नेफ्रिक ट्यूबुल में। नेफ्रिक ट्यूबुल में जब वो लोग जाते हैं तो नेफ्रिक ट्यूबुल का अलग अलग हिस्सा से खून क्या करता है, बॉडी क्या करता है, चीज़ों को खींच लेता है। जैसे कि पानी कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया था तो बॉडी क्या करेगा, यहाँ से जो कचरा जा रहा था, अब देखोगे तो कचरा ही जा रहा है ना, पानी को खींच लेगा, कहीं कहीं पर कहीं कहीं से आयंस को खींच लेगा, बोलेगा नहीं रही, सोडियम आयन, Cl- आयन, ये सब जरूरी है, वो भी खींच लेगा। मतलब ऐसे ऐसे करके वो ना खींच के वापस से खून को दे देगा, वापस से क्या करेगा, खून को दे देगा। समझ में आया? जो आप लोग पढ़े थे, यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जा रहा था, उसमें कचरा ही है देखोगे तो, लेकिन हम लोग का बॉडी बोलेगा अरे भाई कचरा के साथ साथ अच्छा चीज़ भी है, पानी भी है, इतना सब निकल गया तो बॉडी गया। तो आगे जब वो नेफ्रिक ट्यूबुल में जब वो पहुँचता है तो हम लोग का बॉडी क्या करता है, वहाँ से अलग अलग हिस्सा से कहीं पर पानी खींच लेता है, कहीं पर आयंस खींच लेता है, कहीं पर क्या खींच लेता है, उस चक्कर में वहाँ से हटा हटा के वो वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब बॉडी क्या करता है,
पानी को, मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड को दे देता है। ठीक है, वापस से ब्लड को दे देता है। कहीं से ग्लूकोज खींच लेता है, कहीं से थोड़ा बहुत अमीनो एसिड अगर बॉडी को चाहिए तो अमीनो एसिड खींच लेता है, सॉल्ट खींच लेता है, ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग जगह से चीज़ों को खींचते जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं पीसीटी में, प्रॉक्सिमल ट्यूब में। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में, पीसीटी में, ये हिस्सा में वो जो फिल्ट्रेट गया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उससे क्या क्या चीज़ खिंचाया जाता है। तो पीसीटी में 65 से 80% फिल्ट्रेट को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, खून को दे देता है। पानी मतलब यहाँ से जब वो खूब कचरा पास करेगा ना, तो देखो निकल रहा है, एरो देखो आप लोग बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब बॉडी क्या करेगा, यहाँ से खून तो बाहर में, खून क्या करेगा, यहाँ से खींच लेगा। क्या खींच लेगा, पानी वानी खींच लेगा, ग्लूकोज खींच लेगा, अमीनो एसिड, मिनरल्स, सोडियम का आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब पीसीटी में ना खींच लेता है। मतलब 65 से 80% फिल्ट्रेट वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से खींच लेता है। फिर डिसेंडिंग लिम्ब में वो फिल्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से तो आधा चीज़ खींच लिया, फिर डिसेंडिंग लिम्ब यहाँ पर गया, वो फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर भी उसको छोड़ेगा नहीं बॉडी, 5% पानी और वो यहाँ से खींच लेगा। तो देखो वाटर करके यहाँ लिखा हुआ है, और पानी खींच लेगा। फिर वो यहाँ से क्रॉस हुआ लूप ऑफ हेनले से, मतलब पूरा को तो लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। फिर वो असेंडिंग लिम्ब में गया, असेंडिंग लिम्ब में वो क्या करेगा, मिनरल्स खींच लेगा, Na+, K+, Cl- जो बचा कुछ है, बोलेगा नहीं भाई तो और हम लोग को दे दे, और खींच के वो खून को दे देगा, मतलब खून के पास वापस ये सब चीज़ें चले जाएगा। फिर डीसीटी में पहुंचेगा, यहाँ से क्रॉस करके डिस्टल ट्यूब में पहुंचेगा, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब में भी पहुंचेगा। तो ये हिस्सा में क्या होता है ना, जब यहाँ से वो फिल्ट्रेट क्रॉस करता है तो Na+ आयन इज रीअब्जॉर्ब्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरॉन। उस समय क्या होता है ना, एक एल्डोस्टेरॉन करके हार्मोन निकलता है। तो जब ये डिस्टल ट्यूब और कलेक्टिंग ट्यूब से जाता है तो यहाँ से भी Na+ आयन खींच लेता है बॉडी बाहर, मतलब जहाँ से निकल के खून में वापस चला जाता है। हमारा खून से अगर सब अच्छा अच्छा चीज़ चला जाएगा बच्चों, तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब कचरा निकल जाता है तो खून देखता है, अरे भाई कचरा के साथ साथ अच्छा चीज़ भी निकल गया है, और कुछ ज़्यादा ही बहुत सारी चीज़ें निकल गया है, तो वो क्या करता है, ये सब जगह में उसको वापस से अपने अंदर खींच लेता है। ब्लड क्या करेगा, उसको वापस से खींच लेगा। तो डीसीटी में और कलेक्टिंग ट्यूब में सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब, यहाँ वर्ड देखो, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, एक हार्मोन निकलता है बॉडी, एल्डोस्टेरॉन करके एक हार्मोन निकालता है बॉडी, एल्डोस्टेरॉन करके। ठीक है, उसकी वजह से Na+ जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और पानी देखो हर जगह पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पानी कितना ज़रूरी है ना खून को। पानी भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ADH, एंटी डायरियोटिक हार्मोन, जो कि हम लोग का ब्रेन निकालता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं भोजन, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो। तो वो ग्लैंड जो है वो हार्मोन निकालता है, एंटी डायरियोटिक हार्मोन। उसके इन्फ्लुएंस से पानी फिर से कहाँ पर, ये डीसीटी में और कलेक्टिंग ट्यूब से पानी वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन, जो कि किडनी निकालता है। क्लियर, देखो कितना इजी था रीअब्जॉर्प्शन पार्ट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब खून क्या किया, हर चीज़ को वापस से खींच लिया। पहले कचरा को साफ़ किया था, फिल्ट्रेट बना के साफ़ किया, फिर देखा अरे बाप रे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें निकल गया। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में वो क्या किया, कचरा से वापस से अच्छी अच्छी चीज़ों को वो खींच लिया। डिसेंडिंग लूप में अलग, असेंडिंग लूप में अलग, पीसीटी में अलग, डीसीटी में अलग, कलेक्टिंग ट्यूब में अलग, फिर हार्मोन्स भी साथ दिए। अब लास्ट स्टेप है बच्चों यूरिन फॉर्मेशन का। आप लोग पढ़े यूरिन फॉर्मेशन, जो कचरा निकला था ना वो यूरिन बन के निकलेगा। अब है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये होता है एब्जॉर्प्शन का उल्टा। आप लोग जो एब्जॉर्प्शन अभी जस्ट पढ़े ना, एब्जॉर्प्शन ये सब उसका उल्टा होता है। मतलब रेनल ट्यूब्यूल रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड पास इनटू द फिल्ट्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन। ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का उल्टा होता है, ठीक है, रिवर्स होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल मतलब बच्चों मैल्फिजियन कैप्सूल, ये रहा। आप लोग डायग्राम देखे थे ना, वो कप शेप वाला मैल्फिजियन कैप्सूल, ये रहा। ये आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ोगे, पता है। वहाँ पर अभी यहाँ पढ़ लिए ना 10th में, जब 12th में जाओगे तो चीज़ें बहुत ईजी लगी। हम लोगों को तो बहुत ईजी लगा था, इसलिए मेरा तो बहुत अच्छा मार्क्स आया था 12th में, बायो में बहुत बढ़िया मार्क्स आया था, सब में ही अच्छा आया था मेरा तो। चलो देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है अब क्या होता है, जो ये मैल्फिजियन कैप्सूल है या फिर जो ये रेनल ट्यूब्यूल है, रेनल ट्यूब्यूल रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड पास इनटू द फिल्ट्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन। अब रेनल ट्यूब्यूल अब क्या करेगा, वो ब्लड से कचरा निकालेगा और उसको पास करेगा एज फिल्ट्रेट
बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन प्रोसेस से वो क्या करेगा, क्योंकि काम तो चलता जा रहा है, रेनल ट्यूब्यूल फिर एक्टिव हो जाएगा। वो क्या करेगा, कचरा निकाल देगा ब्लड से और उसको पास करेगा फिल्ट्रेट में, कचरा को ब्लड से और निकालेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर तो अभी तक रीएब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड क्या किया था, अच्छा चीज़ को वापस से उसको जो लेना था ले लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में रेनल ट्यूब्यूल क्या करेगा, ये जो ट्यूब्यूल था ये क्या करेगा, अब ब्लड में जो बचा कुचा कचरा है उसको ये निकालेगा यहाँ पर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के फॉर्म में यहाँ पर नीचे नीचे उसको पास कर देगा। ठीक है, तो ये ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है ना, ब्लड से क्या क्या कचरा निकलता है, ब्लड से निकलता है बच्चा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, हिप्यूरिक एसिड फ्रॉम दी ब्लड, मतलब ये सब एसिड। अब ये सब जो कचरा है लास्ट में, जितना कचरा पहले निकलना था निकल गया था, लेकिन लास्ट में जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन का जो लास्ट स्टेप है, उसमें मेनली ब्लड से जो कचरा निकलता है वो ये सब कचरा निकलता है, मतलब ओवरऑल ब्लड पूरा साफ हो जा रहा है। जो मेन कचरा है जिससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है वो सब कचरा को निकाल देता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ये प्रोसेस उसको निकाल देता है, ये प्रोसेस उसको क्या करता है, निकाल देता है, ब्लड से सबको निकाल देता है। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सोचो, यूरिन फॉर्मेशन में 2 हार्मोन्स भी काम करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन जब होता है तो 2 हार्मोन्स भी एक्टिव होते हैं, एक एडीएच है, एक है एल्डोस्टेरॉन। एडीएच का नाम होता है बच्चों एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये कौन रिलीज करता है, पिट्यूशियरी ग्लैंड। पिट्यूशियरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में पीछे पीछे की तरफ, मतलब मेनली ब्रेन में होता है। जब ये हार्मोन रिलीज करता है, इट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल टू वाटर। मतलब ये वाला जो एडीएच है, जब वो एडीएच निकलता है तो मेनली क्या होता है ना, पानी का सिक्रेशन और पानी का रीअब्जॉर्प्शन को ये थोड़ा सा कंट्रोल करता है। यहाँ पर आप लोग पढ़े थे, देखो, वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एडीएच। मतलब एडीएच निकलता है तो पानी जो वेस्ट एज अ वेस्ट निकल गया था बॉडी से, मतलब खून से जो पानी निकल गया था एज अ फिल्ट्रेट कचरा बन के, ये हार्मोन से वो कचरा से फिर से पानी थोड़ा सा अंदर आ जाता है ब्लड के। ठीक है, अब सपोज आपका ब्लड प्लाज्मा कंसनट्रेटेड है, सपोज आपका जो ब्लड प्लाज्मा है वो कंसनट्रेटेड है, मतलब पानी की कमी है ब्लड में, सपोज ब्लड में पानी की कमी है। जब ब्लड में पानी की कमी होती है तो उस समय हम लोग का पिट्यूशियरी ग्लैंड एडीएच ज़्यादा निकालेगा। देखिएगा अरे ब्लड में तो पानी ही नहीं है, पानी नहीं है तो पानी को तो रीअब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा पानी को। कहाँ से खींचेगा वो जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आप लोग पढ़ रहे थे ना, कब, जब फिल्ट्रेट बनने के बाद अलग अलग ट्यूबुल से जो पानी वानी सब रीअब्जॉर्ब हो रहा था, आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहा था वो, तो जब हम लोग के ब्लड में पानी की कमी होती है उस वक्त एडीएच ज़्यादा निकलता है। और एडीएच जब निकलता है तो वो जो कचरा रहता है ना, कचरा जो रहता है, फिल्ट्रेट जो रहता है, वहाँ से मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल। यूरिनरी ट्यूब्यूल में सब काम होता है, तो वो जो सिक्रेटरी पार्ट जो यू शेप, डिसेंडिंग लूप, ये पीसीटी फीसीटी आप लोग जितना भी पढ़े थे, वहाँ से वो जितना भी प्रोसेस से, जितना भी जगह से पानी वो वेस्ट क्रॉस करेगा, पानी वहाँ से मस्त मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल। तो कचरा से, मतलब हम लोग का मेनली देखोगे आप लोग तो इसके अंदर में सब यूरिन के ही कचड़े जा रहे हैं, सब यूरिन ही जा रहा है, देखोगे तो ये सब यूरिन ही जा रहा है। यूरिन में पानी है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब सपोज हम लोग का खून बाहर है, खून हम लोग का बॉडी का, सपोज वो ब्लड में पानी की कमी, कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड मतलब पानी की कमी है, तो हम लोग का ब्लड क्या करेगा, वो ये कचड़ा में देखिएगा पानी बहुत है, कचड़ा से पानी को खींच लेगा, कचड़ा से पानी को खींचा अपने अंदर मिला लिया। अब यहाँ पर जो यूरिन है, जो कचड़ा है, उसमें तो पानी की कमी हो गई, इसीलिए जब यूरिन हमारे बॉडी से पास होगा तो हम लोग बोलेंगे वो यूरिन कंसनट्रेटेड बन जाएगा, क्योंकि पानी उससे निकल चुका है। ब्लड हम लोग का पहले ही पानी उससे खींच लिया, तो यूरिन पास जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। समर में हम लोग का जो यूरिन पास होता है बच्चों, वो कंसनट्रेटेड होता है, उसमें पानी की कमी होती है। ठीक है, सपोज आपका ब्लड प्लाज्मा डाइल्यूटेड है, आपके ब्लड में बहुत सारा पानी है, ऑलरेडी पानी मस्त है, तो और पानी अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मोर एडीएच निकल के क्या मतलब है, इसलिए लेस एडीएच निकलता है, ये हार्मोन कम निकलता है। ये हार्मोन कम निकलेगा तो कम पानी वहाँ पर वो लोग रीअब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, यहाँ से पानी का रीअब्जॉर्प्शन तो होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, तो जो यहाँ से यूरिन पास होगा वो डाइल्यूटेड होगा। क्यों डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि भाई हम लोग का वो हार्मोन कम निकला तो लेस पानी रीअब्जॉर्ब हुआ, तो यूरिन जो बॉडी से निकलेगा वो डाइल्यूटेड होगा, उसमें पानी ज़्यादा होगा। जैसे कि विंटर के समय होता है, यूरिन पास इज डाइल्यूटेड एज इन विंटर, एज इन विंटर। ठीक है, समझ में आया, डाइल्यूट यूरिन पास होता है। नेक्स्ट, ये बच्चों लास्ट पार्ट है आपका, ये लास्ट ही पार्ट है, एंड पार्ट। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट आपका लास्ट पार्ट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है बच्चों एल्डोस्टेरॉन।
कौन सा हार्मोन होता है वो? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कौन सा होता है वो? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो कौन निकालता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारी किडनी का ही पार्ट है, मतलब किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, एट द टॉप ऑफ ईच किडनी एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, तो ये वाला निकालता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का भी ऊपर का कॉर्टेक्स पार्ट मेडुला पार्ट होता है, तो वहाँ से एल्डोस्टेरॉन करके एक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन कंट्रोल करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन। सोडियम आयन, पोटाशियम आयन जो होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के समय, तो उसका काम को कौन कंट्रोल करता है? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, समझ में आया? 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखो और एक चीज़, जैसे कि एक आदमी का 2 किडनी खराब है, ठीक है, दोनों किडनी खराब है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, दूसरे आदमी से अगर डोनर हमको मिल गया सेम ब्लड ग्रुप वाला, जैसे कि सपोज किसी का ब्लड ग्रुप A+ है, A पॉजिटिव है, ठीक है, इसका दोनों बोथ किडनी इसका फेलियर हो गया है, बोथ किडनी फेलियर हो गया है। अब एक दूसरा आदमी हमको डोनर मिला, सपोज डोनर का ब्लड मैच हो जा रहा है, मतलब किसी भी कंडीशन में ब्लड मैच हो जा रहा है, तो उसका दोनों किडनी बढ़िया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक किडनी इसको दे देंगे, ट्रांसप्लांट कर दिए, प्रोसेस को बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें इसका बढ़िया वाला किडनी चला गया, अब दोनों एक एक किडनी के साथ ज़िंदगी भर जिंदा रह सकते हैं, मतलब ज़िंदगी चला सकते हैं, होता है ऐसा। ठीक है, अब यूरिन और उसका कॉम्पोजिशन, अब देखो यूरिन के बारे में पढ़ोगे। देखो बच्चों, अब एक एडल्ट मैन, अगर हम लोग बड़ा आदमी का बात करेंगे, तो वो दिन भर में 1 से लगभग 2 लीटर, ठीक है, 1 से 1.8 लीटर तक वो यूरिन पास कर सकता है। सोचो अगर एडल्ट मैन का मैं बात करूँगी, यूरिन का अगर हम बात करें, यूरिन का बच्चों ट्रांसपेरेंट होता है ना, आर पार दिखता है यूरिन के, थोड़ा येलोविश फ्लूइड होता है, और उसमें जो येलो कलर होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, जैसे कि पत्ता का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, खून का रेड कलर हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, वैसे यूरिन का येलो कलर एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसका नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम विच इज डिराइव्ड, ठीक है, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ वर्न आउट आरबीसीज, ये आपको पता है। उसके बाद अगर मैं यूरिन का पीएच का बात करूं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है कि क्या है, तो बच्चों इसका पीएच 6 से 8 के बीच में आता है। 6 मतलब स्लाइटली एसिडिक है, 7 अगर है तो न्यूट्रल है, 8 आ जाएगा तो स्लाइटली एल्कलाइन या बेसिक ये होगा। इसका अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है, बढ़िया स्मेल तो कुछ होता नहीं है यूरिन का, है ना। और अगर यूरिन इज़ अलाउड टू स्टैंड, अगर कहीं पर यूरिन पड़ा हुआ है, तो पता है यूरिन के अंदर में मेन वेस्ट क्या होता है? यूरिया होता है, मेन उसका वेस्ट होता है यूरिया बच्चों, यूरिन का। तो यूरिया जो होता है, सबसे ज़्यादा यूरिया प्रेजेंट होता है यूरिन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा, मतलब बोलते हैं सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, यूरिया उसका मेन कंपोनेंट होता है, यूरिया उसका मेन कंपोनेंट होता है। तो मेन उसमें जो यूरिया होता है दैट गेट्स डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पूरा यूरिया को अटैक करते हैं, यूरिया को तोड़ फोड़ देते हैं, और उस वजह से एकदम बेकार सा ऑफुल स्मेल इज रिलीज। इसलिए देखना जो स्कूल का भी टॉयलेट रहता है वहाँ पर भी बहुत स्मेल होता है, यूरिन करने के बाद, मतलब यूरिनेशन के बाद पानी डालते नहीं है, तो वहाँ पर वो यूरिन रह जाता है, फिर उसका यूरिया पे बैक्टीरिया लोग अटैक करके डिग्रेड कर देते हैं उसको, जिसकी वजह से ऑफुल स्मेल रिलीज होता है। अगर मैं नॉर्मल कॉम्पोजिशन बात करूँ, नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान है, उसका यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसका यूरिन में क्या क्या चीज़ होगा? तो बच्चों यूरिन में 95% पानी होता है, यूरिन में 95% पानी होता है, और बाकी का 5% जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब 95% पानी और बाकी का 5% में ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनिक का बात करूँ तो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिटिनाइन हो गया, और थोड़ा बहुत हिप्यूरिक एसिड होता है, हिप्यूरिक एसिड होता है। मतलब हमारे यूरिन में, सपोज आप लोग सोच लो, हमारे बॉडी का ये सब कचरा है, हमारे बॉडी का ये सब कचरा है जो यूरिन से निकलता है ना, जो यूरिन निकलता है वो यूरिन में बॉडी का कचरा निकलता है, जो कि अगर बॉडी से नहीं निकला तो आदमी का किडनी खराब हो जाएगा। सोच लो, बहुत लोग ऐसे होते हैं इनकी किडनी खराब होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ध्यान देते नहीं हैं, है ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल लेते हैं तो उनका किडनी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ये सब का अमाउंट बढ़ जाता है। ये सब अमाउंट बढ़ जाने से पता है क्या होता है? किडनी खराब हो जाता है, आदमी ख़त्म हो जाता है, फिर डायलिसिस कराते रहो, है ना, या फिर किडनी चेंज करो, मतलब बहुत दिक्कत होता है। इसलिए बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल लो, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं, अगर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल लेता है तो पीछे पड़ के कि हम अगर हेल्दी ले नहीं पा रहे हैं तो दूसरों को भी हेल्दी लाइफस्टाइल लेने नहीं दे, तो वो लोग एकदम पीछे पड़ के उसको रोक देते हैं। ऐसा होता भी है, होता होगा आप लोगों के साथ भी, सो कॉल्ड रिलेटिव्स। ओके, सो
यूरिन में बेसिकली नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो ये सब होता है, ये सब बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। यूरिया प्रिंसिपल कंपाउंड होता है ह्यूमन यूरिन का। और अगर मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बात करूँ जो यूरिन में प्रेजेंट होता है, ये बच्चा अमोनिया है, कुछ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट, सोडियम के क्लोराइड्स, के क्लोराइड्स, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, मतलब ये सब सोचो, ये सब चीज़ें भी निकलती है। हम लोगों का यूरिन से बच्चों नमक भी निकलता है। सॉल्ट इज़ द मेन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल मिनरल सॉल्ट इन यूरिन। जो NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड, वो प्रिंसिपल मिनरल सॉल्ट है यूरिन में, यूरिन से ये भी निकलता है। अच्छा, आप लोग देखना जो बहुत ज़्यादा नमक खाता है, गर्मी के मौसम में जब आप लोग स्कूल जाते हो तो पसीना बहुत निकलता है। तो जैसे कि ट्यूनिक में भी ना देखना, जब पसीना लगता है, ट्यूनिक गिल्ला हो जाता है, कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, जब वो सूखता है ना तो सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है कपड़े में। वो सफ़ेद सफ़ेद दाग क्या होता है? वो नमक होता है। हम लोग के पसीना से भी नमक निकलता है, यूरिन से भी नमक निकलता है, सोच लो। ठीक है, तो ये सब आपका नॉर्मल कॉम्पोजिशन था यूरिन का। नमक भी रहता है, KCl, CaCl2। देखो बच्चों, लाइट चला गया पढ़ाते पढ़ाते। ले, ये काम ही नहीं कर रहा। ऐसे पढ़ा दो, दिखेगा ना? चलो ऐसे पढ़ लो अभी, ठीक है। अब अगर मैं एबनॉर्मल कंपोनेंट्स या कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन का बात करूँ, अगर एबनॉर्मल यूरिन रहता है किसी का, थोड़ा सा अनहेल्दी है, कुछ चीज़ है, तो उसके यूरिन में बाइल सॉल्ट, एल्बुमिन, बाइल पिगमेंट, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज़, मतलब ये सब चीज़ें उसके यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बोल रहा है, रुक जाओ, ओके। अब यहाँ पर एक दो चीज़ इम्पॉर्टेंट बता रहा है, जैसे कि बहुत जन को ना एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन की वजह से भी बहुत सारी बीमारी हो जाती है, बहुत सारी बीमारी। किसी का एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन है, जैसे जो मैं आपको अभी जस्ट नाम बताई, बहुत सारी बीमारी होता है, आपके बुक में भी होगा, जैसे कि जॉन्डिस भी हो जाता है। सोचो, जॉन्डिस भी होता है, डायबिटीज़ भी हो जाता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस करके। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन अगर सही नहीं निकला, किडनी अगर सही काम नहीं करे, किडनी काम सही करेगा तो यूरिन भी सही निकलेगा, लेकिन अगर किडनी काम नहीं कर रहा है तो यूरिन का गड़बड़ी हो जाएगा, यूरिन का कॉम्पोजिशन में गड़बड़ी हो जाएगा, जिससे 10 प्रकार का बीमारी हो जाता है। इसलिए भाई अच्छा खाओ, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो। ठीक है, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। नाउ एक और चीज़ आप लोगों को पता होगा, अगर किसी के बॉडी में एक्सेसिव यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब देखो, नॉर्मली किसी का यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है ना, तो उसकी एडी में, जो हील एरिया होता है ना, एडी, वो एडी में बहुत बहुत पेन होता है, भयंकर पेन होता है। तो डॉक्टर को अगर बोलने से डॉक्टर बोलता है यूरिक एसिड चेक करवाओ। यूरिक एसिड अगर आप लोग चेक करवा रहे हो, 5 से कम है तो नॉर्मल है, 5 से ज़्यादा है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर एक्सेसिव यूरिक एसिड है या कुछ सॉल्ट्स होते हैं यूरिन में, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, ये सब से ना किडनी स्टोन होने का खतरा होता है। ठीक है, अभी रेनल फेलियर या फिर आर्टिफिशियल किडनी, मतलब आप यहाँ पर पढ़ोगे जो किडनी ख़राब हो जाता है ना, रेनल का मतलब याद रखना किडनी का बात कर रहा है। अब बहुत जन का किडनी ख़राब हो जाता है बच्चों, किडनी काम नहीं कर रहा है, इन्फेक्शन हो गया, पर काम करना बंद कर देता है। किडनी काम करना बंद कर देगा तो यूरिन पास नहीं होगा। और सोच लो, यूरिन में तो कितना कचरा होता है बॉडी का, अगर वो कचरा बॉडी से नहीं निकला तो बॉडी के अंदर ही अंदर वो कितना कुछ बीमारी कर देगा, है ना। तो जिसका किडनी काम नहीं करता है, जिसका किडनी ख़राब हो जाता है, उसके लिए बच्चों आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी इज़ यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड ऑफ अ पेशेंट। अब हम लोग का किडनी हम लोग का खून को साफ़ कर रहा है ना, छान रहा है खून को। आप लोग पढ़े थे ना मालपीजियन कैप्सूल में, वो छान रहा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था वहाँ पर। तो हमारा किडनी क्या करता है, खून को छानता है, ब्लड को छान देता है, ब्लड को छान के कचड़ा पार्ट को एज ए यूरिन बाहर निकाल देता है, अच्छा चीज़ खून उसको ले जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी फिर हम यूज़ करते हैं उस इंसान के लिए जिसका किडनी ख़राब है, और आर्टिफिशियल किडनी फिर उसका ओरिजिनल किडनी का काम करता है। किडनी का काम क्या होता है, खून को छानना, तो आर्टिफिशियल किडनी फिर उसका खून को छानेगा। ठीक है, उस पेशेंट को हम बोलते हैं दैट पेशेंट इज़ ऑन डायलिसिस। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग एक आदमी का ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं यूजिंग एन आर्टिफिशियल किडनी, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कि दे आर ऑन डायलिसिस। ठीक है, तो हमको पता है जिसका किडनी ख़राब होता है क्या दिक्कत है, समझ में आया। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से उनका खून साफ़ कराया जा रहा है, किसको यूज़ करके, आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करके, उस प्रोसेस का नाम है हेमोडायलिसिस। एंड दैट पर्सन इज सेड टू बी ऑन डायलिसिस। नाउ प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, देखो डायलिसिस का प्रोसेस, अरे यार डायलिसिस का प्रोसेस। और बच्चों एक और चीज़, इससे पहले ना आपके बुक में एक टॉपिक दिया है ऑस्मो रेगुलेशन बाय द किडनी, ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं देखी थी आपका सिलेबस,
आपके कोर्स में नहीं था लिखा, इसका कहीं जिक्र ही नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नाउ प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है बच्चों, देखो जब जिसका किडनी खराब है, उसका खून साफ नहीं हो रहा है, सो ब्लड ऑफ दैट पर्सन इज टेकन आउट फ्रॉम मेन आर्टरी। उसका जो आर्टरी होता है ना, आर्टरी हम लोग को दिखेगा नहीं, हम लोग को ये सब जो दिखता है ना नस, ये वेन्स है। वेन्स ऊपर ऊपर सुपरफिशियल होता है, तो हमको ये वेन्स दिख जाता है। आर्टरीज थोड़ा अंदर होता है, अंदर की तरफ होता है, तो उसका मेन आर्टरी से क्या करते हैं, खून लेते हैं। ब्लड ऑफ दैट पर्सन इज टेकन आउट फ्रॉम द मेन आर्टरी, फिर उसको कूल किया जाता है टू 0 डिग्री सेल्सियस। पहले प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक ऐसे ही होता है। फिर उसका खून को, क्योंकि उसका अभी तो बॉडी से खून निकला है, तो बॉडी का तो नॉर्मल मतलब बॉडी टेम्परेचर वाला खून होगा, तो उसको पहले 0 डिग्री में करते हैं। फिर एंटीकोआगुलेंट हेपरिन को वहाँ पर मिक्स करते हैं, मतलब खून जंप हम नहीं जाए, है ना, तो एंटीकोआगुलेंट को वहाँ पर हेपरिन बोलते हैं, उसको वहाँ पर खून के साथ मिक्स किया जाता है। अब वो खून रेडी हो गया, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका लास्ट है, खत्म हो जाएगा अभी, ये प्रोसेस ऑफ डायलिसिस आखिरी है, चैप्टर खत्म। वो अभी आदमी का मेन आर्टरी में, अरे यार मेन सॉरी मेन आर्टरी से उसका ब्लड लिए, यहाँ से ब्लड लिए, ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस किए, उसमें हेपरिन एंटीकोआगुलेंट डाले। अब क्या करेंगे, वो जो ब्लड है उस आदमी का, वो ब्लड को अब वो पंप करते हैं एक अपैरेटस में, अब उसको एक तो मशीन में डालते हैं, वो ब्लड को एक मशीन में डालते हैं। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये जो आपका ये जो अपैरेटस है जहाँ पर वो खून को डाला जाता है, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये कुछ इस टाइप से रहता है अपैरेटस, ठीक है, कुछ इस टाइप से रहता है ये अपैरेटस, ठीक है। अब यहाँ पर इस अपैरेटस में जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, यहाँ पर अब वो बॉडी का खून डाला जा रहा है। यहाँ पर ब्लड फ्लोज इन द सेलोफेन ट्यूब्स, यहाँ पर ट्यूब्स होते हैं सेलोफेन ट्यूब्स बोल के, वो ट्यूब से खून पास होता है। वो ट्यूब से क्या होता है, खून पास होता है तो ऑटोमेटिकली वो साफ होता जाता होगा। विच आर केप्ट इन अ सॉल्ट सोल्यूशन दैट इज एजोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा, मतलब यहाँ पर बोल रहा है ट्यूबिंग मेड ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट ब्लड फ्रॉम डायलिसिंग सोल्यूशन। हाँ, तो अब देखो बच्चों, अब क्या होता है, मेन वो खून को 0 डिग्री सेल्सियस में ठंडा किए, मैं फिर से बता दे रही हूँ, हेपरिन मिक्स किए, उसको ये आर्टिफिशियल किडनी वाला अपैरेटस में डाले, इसका नाम ही आर्टिफिशियल किडनी, ये अपैरेटस, ठीक है, अपैरेटस में डाले। ये अपैरेटस में एक डायलिसिंग सोल्यूशन होता है। कौन सा सोल्यूशन होता है, डायलिसिंग सोल्यूशन। तो जब यहाँ से खून एंटर करता है इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर में, तो खून में जितने भी कचड़े रहते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, हिप्यूरिक एसिड, मतलब ये जितने भी कचड़े पार्ट रहते हैं, ये सब डायलिसिंग फ्लूइड में आके मिक्स हो जाते हैं। ये सब मतलब खून से निकलते रहते हैं, डायलिसिंग फ्लूइड में आके ये लोग मिक्स हो जाते हैं, मतलब ये लोग अलग हो जाते हैं। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग अलग हो जाते हैं। अब जो ब्लड है, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लड का साफ सफाई का काम चल रहा है, अब यहाँ से जो ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड विच कम्स आउट ऑफ दिस अपैरेटस, क्योंकि अंदर वो घुसा था ब्लड साफ होने के लिए, जब वो अपैरेटस को छोड़ के बाहर निकलता है तो प्योर ब्लड निकलता है, ठीक है। अब यहाँ से प्योर ब्लड बाहर निकला, ये प्योर ब्लड क्या करता है, मतलब ये प्योर ब्लड जब निकलता है, इसको फिर वार्म करते हैं टू दी बॉडी टेम्परेचर। अंदर में सिस्टम होता है, ये प्योर ब्लड क्योंकि अभी 0 डिग्री सेल्सियस में था, लेकिन अब इसको हम लोग की बॉडी में डालेंगे तो ठंडा ब्लड थोड़ी ना डाल देंगे, उसको फिर वार्म करते हैं खून को टू बॉडी टेम्परेचर, और साथ में उसमें एंटी हेपरिन डालते हैं, एंटी हेपरिन उसमें डालते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो चीज़ डाला गया था फिर उसका ऑपोजिट करते हैं। उसके बाद ये प्योरीफाइड ब्लड को वो आदमी के बॉडी के अंदर में थ्रू रेडियल वेन, मतलब वेन्स के थ्रू उस आदमी के बॉडी में डालते हैं, मतलब वेन में एंट्री करवाते हैं। कहाँ एंट्री करवाते हैं, वेन में एंट्री करवाते हैं। मतलब ये आदमी का हाथ है सपोज, ठीक है, आर्टरी से खून निकाले, वेन से खून एंटर करवाए, मतलब ये सब स्टेप होता है बच्चों जब डायलिसिस होता है तब, ठीक है। अगर आपके फैमिली में किसी का डायलिसिस होता होगा तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि डायलिसिस होता है तो क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर, बहुत इजी था ये, समझ में आया। जो जो चीज़ मैं बताई हूँ मैं सब चीज़ यहाँ पर लिख दी हूँ। तो बच्चों आपका हो गया एक्सक्रीशन चैप्टर कंप्लीट, 2 पार्ट में हम लोगों का ये दोनों चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ज़रूर से मैं जो तरीका बताई हूँ रिवाइज करने का, रिवीजन का, वीडियो को चला के आप लोग ज़रूर से सुनते रहना। सुनते रहोगे ना
बच्चों देखो नेट तो यूज़ मतलब आजकल तो भाई जियो का आप लोगों को मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है दिन भर में अनलिमिटेड मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका नेट ख़त्म हो जाएगा, इंटरनेट डाटा, है ना? तो आप लोग आराम से वीडियो को चालू करके सुनते रहना, तो आप लोगों का जल्दी-जल्दी ये सब रिवाइज़ हो जाएगा और दिमाग में छप जाएगा। इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोग केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव कोर्स में एनरोल नहीं करे हो तो उसमें भी एनरोल कर लेना, ठीक है? उसमें भी एनरोल कर लेना। आपको व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, सामने फिर से मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले कर दे रही हूँ। आप लोग उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना और जितना जल्दी हो सके एनरोल इन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव कोर्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो बच्चों। आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, शेयर भी नहीं कर रहे हो वीडियो को। और अगर अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।